नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडो थाई न्यूज और मैं हूं पूजा शर्मा। ड्रग्स केस में फंसे एजाज खान, परमवीर की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई। म्यांमार से भागे नागरिकों ने ली भारत में शरण। इन्हीं कुछ बड़ी खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज के चुनाव से पहले भाजपा नेता अशोक डिंडा को Y+ सिक्योरिटी दी गई है। आपको बता दें, मंगलवार को एक रोड शो के दौरान अशोक डिंडा पर हमला हुआ था, जिसमें उनकी SUV कार पर तोड़फोड़ की गई थी और कुछ पत्थर भी फेंके गए थे। इस हमले में उनके कंधे पर चोट आई है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने हमले का संज्ञान लेते हुए अधिकारी से इसकी रिपोर्ट मांगी है। अशोक डिंडा ने इस हमले का आरोप TMC के स्थानीय नेता शाहजहां अली पर लगाया है। उन्होंने कहा, अली अपने साथ 100 लोगों को लेकर आए थे, जिसमें उनके पास उनके हाथ में लोहे की रोड, पत्थर और डंडे शामिल थे, जिसके बाद मुझ पर हमला किया गया है। वहीं दूसरी ओर TMC के अध्यक्ष अखिल गिरी ने कहा कि ये भाजपा की अंदरूनी बगावत है, लड़ाई है, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता उनके काम से खुश नहीं है, जिसके बाद उन्होंने ये नाराजगी जाहिर की है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि FIR दर्ज करने से पहले किसी भी मामले में जांच के आदेश नहीं दिए जा सकते। वहीं जज ने वकील को यह भी कहा कि आप ऐसा कोई उदाहरण बताइए जिसमें FIR दर्ज होने से पहले किसी भी मामले को CBI के हाथों में सौंपा गया हो। आप चाहे किसी भी पद पर हो, लेकिन आप कानून से बड़े नहीं हैं। कानून सबके लिए बराबर है। आपको बता दें, परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ 100 करोड़ की वसूली का दावा करते हुए इस मामले की जांच CBI से कराने की मांग की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। परमवीर सिंह ने अपने ट्रांसफर के आदेश को भी चुनौती दी थी। वहीं परमवीर सिंह ने दावा किया कि गृह मंत्री के बंगले पर लगी CCTV फुटेज की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उनके और सचिन वजह के बीच में कई बार मुलाकातें हुई हैं और जिसमें लंबी बातचीत की गई है। कई बार पैसों की वसूली करने का भी दावा किया गया है। इसलिए परमवीर सिंह ने ये कहा है कि इस बात की सत्यता सबके सामने आनी चाहिए। म्यांमार में तख्तापलट के बाद सेना का खूनी संघर्ष अभी भी जारी है। सेना लगातार लोगों पर गोलियां दाग रही है, जिसके बाद लोगों ने म्यांमार से भागकर पूर्वोत्तर राज्यों में शरण लेना शुरू कर दिया है। भागकर आए सबसे ज्यादा शरणार्थी अभी तक मिजोरम राज्य में पहुंच रहे हैं। वहां पहुंचे लोगों ने बताया कि वो तब तक म्यांमार नहीं लौटेंगे जब तक वहां के हालात संभल नहीं जाते, सुधर नहीं जाते। वहीं भागकर आए लोगों में कुछ पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि वो इसलिए वहां पर नहीं रुके क्योंकि पुलिस अधिकारियों ने सेना के उस आदेश का पालन नहीं किया जिसमें निर्दोषों के ऊपर गोलियां दागने का आदेश उन्हें दिया गया था। भागकर आए लोगों में कुछ लोग जख्मी भी हैं, जिनका इलाज करवाया जा रहा है और रहने वाले शरणार्थियों को भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है। आपको बता दें, सेना के इस खूनी संघर्ष के बाद कुछ दिन पहले अमेरिका ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की और उन्होंने सेना की कड़ी निंदा करते हुए म्यांमार के साथ कारोबार को टाल दिया है। उन्होंने कहा कि हम म्यांमार के साथ कारोबार तब तक नहीं करेंगे जब तक वहां पर लोकतंत्र की वापसी नहीं हो जाती। अमेरिका के साथ साथ 12 देशों ने भी सेना की निंदा करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया है। म्यांमार के इस विरोध प्रदर्शन में अब तक 459 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। शनिवार को सबसे काला दिन बनकर उभरा। उस दिन सेना ने 114 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ड्रग्स मामले में NCB ने एक्टर एजाज खान को गिरफ्तार किया है। NCB ने उन्हें मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके बुधवार को उन्हें मुंबई के NDPS कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद NCB ने कई खुलासे किए हैं। दरअसल NCB पिछले हफ्ते गिरफ्तार शादाब बटाटा और एजाज खान को साथ बिठाकर पूछताछ करना चाहती है, जिसके बाद कोर्ट ने इसको मंजूरी देते हुए एजाज खान को 3 अप्रैल तक कस्टडी में भेज दिया है। NCB ने यह खुलासा किया है कि ड्रग्स के मामले में एजाज खान और शादाब बटाटा के बीच कुछ संबंध है, क्योंकि शादाब बटाटा वही शख्स है जो एजाज खान को ड्रग्स सप्लाई करता था और उसके बाद एजाज खान उसको
कुछ टीवी कलाकारों और बॉलीवुड सितारों को सप्लाई करता था। एजाज खान इन ड्रग्स की सप्लाई के लिए व्हाट्सएप के वॉइस फीचर्स के जरिए बातचीत करता था और उसके बाद डील फाइनल होने के बाद उसे डिलीट कर देता था। एनसीबी शादाब बटाटा और एजाज खान को सामने बिठाकर पूछताछ करने के बाद कई और बॉलीवुड और टीवी कलाकारों के खिलाफ शिकंजा कस सकती है। कोरोना की दूसरी लहर ने देश के सभी राज्यों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली जैसे कई बड़े राज्यों में बड़ी संख्या में कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं, जिसके बाद सरकार ने पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पहली से 8वीं तक के स्कूलों को फिलहाल बंद कर दिया है। तो वहीं बिहार और हरियाणा में पहली से 12वीं तक के स्कूल खुले रहेंगे। वहीं दूसरी ओर राजस्थान में सरकार ने यह फैसला वहां के कलेक्टरों पर छोड़ दिया है। सरकार ने इस कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को भी तेज कर दिया है। 1 अप्रैल यानी कि गुरुवार से 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग अब वैक्सीनेशन लगवा सकेंगे। जो लोग वैक्सीनेशन लेना चाहते हैं वो कोविन ऐप पर दोपहर 3 बजे के बाद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके बाद किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में जाकर कोरोना का टीका लगवा सकते हैं। बात अगर महाराष्ट्र की करें तो सबसे ज्यादा बुरा हाल महाराष्ट्र का है, जिसके बाद महाराष्ट्र के नासिक में पुलिस ने कोरोना पर काबू पाने के लिए एक नया तरीका निकाला है। नासिक की पुलिस ने एक नया नियम लागू किया है, जिसमें कि बड़े बाजार, मॉल या किसी भी भीड़भाड़ वाले इलाके में जाने के लिए लोगों को 5 रुपए का टिकट लेना होगा। ये टिकट 1 घंटे तक वैलिड होगा। पुलिस का कहना है कि ये नियम इसीलिए लागू किया गया ताकि लोग घर पर रहें, बेवजह घरों से बाहर ना निकलें और अगर उन्हें कोई ज़रूरी काम है तो वो 1 घंटे में अपना काम निपटा लें, क्योंकि कोरोना की ये दूसरी लहर बेहद खतरनाक है और फाइन के डर से लोग 1 घंटे में अपना काम निपटा लेंगे या फिर घर पर रहना मुनासिब समझेंगे। कोरोना की इस दूसरी लहर ने केंद्र सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सभी राज्यों को चेतावनी दे दी है कि वो कोरोना की इस लहर से बचें। ये पूरे देश के लिए जोखिम भरा समय है, इसलिए हालात बद से बदतर ना हो, इसके लिए लापरवाही ना बरतें। एंटीलिया केस में लगातार सचिन वजह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एनआईए सचिन वजह के खिलाफ लगातार सबूत इकट्ठा करके उनके खिलाफ रोज नए खुलासे कर रही है। एनआईए ने हाल ही में उनकी 8वीं कार को भी बरामद कर लिया है और माना जा रहा है कि इसे मनसुख की हत्या के पहले इस्तेमाल किया गया था। लेकिन एनआईए ने अभी ये दावा नहीं किया है कि इस कार को इस्तेमाल कौन करता था, इसका इस्तेमाल कब किया जाता था। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। वहीं कुछ दिन पहले एनआईए ने उस 7वीं कार को भी बरामद कर लिया है जो सचिन वजह के नाम पर रजिस्टर्ड थी। एनआईए ने मंगलवार को मुंबई की मीठी नदी से कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसमें लैपटॉप, डीवीडी, हार्ड डिस्क और इसके अलावा एक नंबर प्लेट को भी बरामद किया है। और अब एनआईए ने इस नंबर प्लेट को लेकर एक नया खुलासा किया है। बताया गया है कि नंबर प्लेट एक मारुति इको कार की है जो 2020 में औरंगाबाद से चोरी हुई थी, जिसकी चोरी की एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। वहीं एनआईए ने मीठी नदी से जिस लैपटॉप को बरामद किया है वह लैपटॉप सचिन वजह का है, जिसका इस्तेमाल वो ऑफिशियल काम के लिए करते थे। इस लैपटॉप से सारा डेटा डिलीट कर दिया गया है। वहीं इस लैपटॉप की हार्ड डिस्क को नष्ट करने का भी प्रयास किया गया था। अब एनआईए के सामने बड़ी चुनौती है कि किस तरह से इस डिलीट डाटा को रिकवर किया जाएगा और सचिन वजह के खिलाफ कौन से नए खुलासे निकलकर सामने आएंगे। इस सप्ताह के बुलेटिन में ये थी कुछ खास खबरें। अगली बार हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंडोथाई न्यूज़।